अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज जिसके पास ऐसे हथियार हैं जिनके तसव्वुर से भी इंसानियत काम जाती है, वो अपना सबसे खुफिया और मोहलिक बम किसी दुश्मन के हाथ में बिल्कुल सेफ और सही सलामत कैसे दे सकती है, और वो भी ऐसे दुश्मन के हाथ में जो बरसों से अमरीकी पाबंदियों की जद में है। ये खबर है अमेरिका के एडवांस्ड बंकर बस्टर बम GBU-57 की, जिसे ईरान ने न सिर्फ अपने कब्जे में ले लिया बल्कि अब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके मशरक़ वस्ती में ताकत के तवाज़ुन को यकसर बदलने की तरफ बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस बम के साइंसी पहलुओं, फौजी चालों, जोग्राफियाई सियासत के खेल और मुस्तकबिल में पाकिस्तान समेत खित्ते पर इसके असरात का गहराई से जायज़ा लेंगे। मेरा वादा है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो जदीद जंगों का एक ऐसा राज आप पर खुल जाएगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले इस बम को समझते हैं जिसका नाम GBU-57 है। ये बम अमरीकी फ़ज़ाइया और डिफेंस कंपनी बोइंग ने मिलकर डिज़ाइन किया था। इसका ऑफिशियल नाम मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP है, लेकिन फ़ौजी इसे पहाड़ तोड़ बम भी कहते हैं। अब ये पहाड़ तोड़ बम है क्या चीज़? इसका वज़न तकरीबन 14,000 किलोग्राम यानी 30,000 पाउंड है। इसमें से सिर्फ 2,500 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न तो सिर्फ धमाका खेज़ मवाद का है। लंबाई में ये 20 फीट से ज़्यादा यानी 6 मीटर लंबा है और कतर यानी डायमीटर 2.5 फीट है। इस बम को गिराने के लिए अमेरिका के पास सिर्फ दो तरह के तैयारे हैं, B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बमबार और B-52। अब सवाल यह है कि इस बम को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो इन्हें पहाड़ों में गहरी गारें और सुरंगें मिली जहां अलकायदा और तालिबान छुपते थे। उन गारों को तबाह करने के लिए रवायती बम बेअसर थे, क्योंकि ये ठिकाने 100 फीट या इससे भी ज़्यादा गहरे ठोस पत्थर के नीचे थे। फिर जब ईरान और शिमाली कोरिया ने अपने जौहरी प्रोग्राम को ज़मीन के नीचे भारी कंक्रीट के बंकरों में शिफ्ट करना शुरू किया तो पेंटागन को एक ऐसा हथियार चाहिए था जो इन्हें तबाह कर सके। यूं 2004 में GBU-57 पर काम शुरू हुआ। इस बम की सबसे ख़ास बात इसकी पेनिट्रेशन पावर है। ये ज़मीन से टकराने से पहले आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ सफ़र करता है और 60 मीटर तक कंक्रीट या 200 फीट तक मजबूत ज़मीन में धंस कर फट सकता है। इसने जंगी असूल बदल दिए कि कोई भी मुल्क अब अपने ज़ेर ज़मीन ठिकानों को मुकम्मल महफूज नहीं समझ सकता। लेकिन यह अमरीकी बम अचानक ईरान के पास कैसे पहुंचा? तो वाक़या कुछ यूं है कि खित्ते में कशीदगी के दौरान अमेरिका ने इस बम से लैस एक या मुमकिना तौर पर दो B-2 स्पिरिट तैयारे एक अहम मिशन पर भेजे। ज़राए के मुताबिक हदफ यमन में हौसी बागियों का एक ज़ेर ज़मीन मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज यूनिट था जिसे ईरान की हमायत हासिल थी। तैयारों ने बहिरा अरब के ऊपर से परवाज़ की और यमनी हदूद में दाखिल हुए। यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मिशन का नक्शा बदल दिया। जैसे ही बम तैयारे से अलग हुआ और एक ख़ास ऊंचाई पर पहुंचा तो इसने अपने टर्मिनल गाइडेंस शुरू की, लेकिन मॉनिटरिंग करने वालों ने देखा कि बम कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के बावजूद फटा नहीं। तकरीबन 22,000 फीट की बुलंदी से 30,000 पाउंड का यह देव हैकल बम सीधा ज़मीन में गड़ गया और खामोशी से दब गया। इस बम के अंदर का फ्यूज सिस्टम, जिसे FMU-153 कहते हैं, वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। ये कोई आम बम नहीं था कि इसे कोई उठा कर ले जाता। इसका वजन 18 व्हीलर ट्रक से भी ज़्यादा था। ईरानी इंटेलिजेंस और हौसियों को फ़ौरन इसकी इतला मिली और उन्होंने वो इलाका मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया। अमेरिका के लिए ये एक डरावना ख्वाब था। वो इस बम को वहीं तबाह करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन इसके लिए एक और एयर स्ट्राइक की ज़रूरत थी। लेकिन खदशा ये था कि इस दूसरे हमले से वैसे भी हसास इलेक्ट्रॉनिक्स और बम का डिज़ाइन मुकम्मल तबाह नहीं होगा और मलबा भी ईरान की खातिर लग सकता था। दूसरा ऑप्शन ज़मीनी फ़ौज भेजना था, लेकिन यमन के इस दुश्वार गुजार और दुश्मन के ज़ेरे कंट्रोल इलाके में स्पेशल फोर्सेस भेजना खुदकुश मिशन के मुतरादिफ था। तीसरा और सबसे आसान रास्ता ये था कि इसे वहीं पर मिसाइल या ड्रोन से उड़ा दिया जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और फैसला साजी में जो ताख़ीर हुई, इस दौरान ईरानी काबिलियत ने सबको हैरान कर दिया। अब ज़रा तसव्वुर करें कि ईरान ने यह कारनामा कैसे अंजाम दिया होगा। एक 15 टन वजनी बम जो ज़मीन में 22 फीट गहरा धंसा हुआ था, इसे वहाँ से निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इतलात के मुताबिक ईरान ने भारी करेने और फ्लीट बेड ट्रक फौरी तौर पर खुफिया रास्तों से यमन पहुंचाए। यह ऑपरेशन रात की तारीकी में मुकम्मल रेडियो साइलेंस के साथ किया गया ताकि अमरीकी सैटेलाइट्स इनकी ट्रैकिंग न कर सकें।
ईरानी रजाकार फोर्स के इंजीनियर्स ने बड़ी महारत से इस बम को खोद कर निकाला और मुमकिन तौर पर इसे बहरी जहाज़ के जरिए बंदर अब्बास या चाबहार की बंदरगाह पर पहुंचा दिया। यह ऑपरेशन ईरानी लॉजिस्टिक्स और फौजी इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल थी। लेकिन असल खेल तो यहाँ से शुरू हुआ। ईरान के पास अब अमेरिका की सबसे जदीद रवायती बम की टेक्नोलॉजी थी। सबसे पहली चीज़ जिस पर ईरानी साइंसदानों ने काम शुरू किया वो इसका फ्यूजिंग और गाइडेंस सिस्टम था। इस बम में इंतहाई जदीद तरीन एक्सेलरोमीटर होते हैं जो ज़मीन में दाखिल होते वक्त इंतहाई दुरुस्तगी के साथ तहों को गिनते हैं और ऐन उस वक्त बम को फाड़ते हैं जब वो अपने हदफ तक पहुंच जाता है। ये धमाका हेज मवाद भी आम नहीं है बल्कि AFX 750 कहलाता है, जो ख़ास तौर पर थर्मल और मैकेनिकल शॉक को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ईरान की दफाई सनत के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। इन्हें मालूम था कि इस बम के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके सेंसर कैसे काम करते हैं और इसे जाम करने से बचाने वाले सिस्टम क्या हैं। ईरान ने इस बम को रिवर्स इंजीनियर करने का जो प्रोजेक्ट शुरू किया, इसे खुफिया नवैयत का हामिल करार दिया गया। लेकिन दफाई तज्जियाकारों का मानना है कि ईरान अब अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस बम की छोटी और बड़ी शक्लें बना सकता है। वो इसे अपने ड्रोन्स जैसे शाहिद 139 या 151 पर नस्ब कर सकते हैं। अपने फतह 300 मिसाइलों के वार हेड तैयार करने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने सखोई 24 और F4 फैंटम लड़ाका तैयारों के लिए बमों की तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब सिर्फ एक बम नहीं रहा बल्कि ईरान के लिए बंकर बस्टर वार हेड बनाने का एक ऑफ द शेल्फ टेक्नोलॉजी पैकेज बन गया है। अब ज़रा इसके जोग्राफियाई सियासी असरात पर बात करते हैं। मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़न पहले ही इंतहाई नाजुक है। इसराइल के पास जदीद तरीन अमरीकी साख्ता GBU-29 और GBU-28 बंकर बस्टर बम मौजूद हैं और वो ईरान के जोहरी ठिकानों पर हमले की धमकियाँ भी देता रहता है। इन ठिकानों में अहम तरीन फर्दो और नतंज के ज़ेर ज़मीन मराकज़ हैं। पहले ये समझा जाता था कि ईरान के पास इसराइली फ़ज़ाई हमलों को रोकने का कोई मौसर जवाब नहीं है, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अगर ईरान ने GBU-57 की टेक्नोलॉजी से अपने मिसाइलों के बंकर बस्टर वार हेड बना लिए तो वो इसराइल के इंतहाई हसास स्ट्रैटेजिक अहदाफ जैसे डेमोना जोहरी मरकज़ या हिजबुल्ला के ख़िलाफ़ बनाए गए इसराइल के ज़ेर ज़मीन कमांड सेंटर्स को निशाना बना सकता है। ये डेटरेंस यानी डराने और रोकने की सलाहियत की एक क्लासिक मिसाल है। अब इसराइल कोई भी एडवेंचर करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि इसे मालूम होगा कि ईरान के पास भी वही सलाहियत मौजूद है जो पहले सिर्फ अमेरिका और इसराइल के पास थी। ये वही मंतक है जो सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान थी कि जब दोनों के पास बराबर की तबाही की ताकत आ गई तो बराह रास्त जंग का इम्कान कम हो गया। ईरान ने यही कार्ड खेला है। अब देखते हैं कि ये सब पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता है। हमारे मुल्क की दफाई पॉलिसी हमेशा से भारत के साथ रवायती और जौहरी तवाज़न पर मबनी रही। भारत ने हालिया बरसों में अपने ज़ेर ज़मीन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के कमांड सेंटर्स और फ़ज़ाई अड्डों को सख्त बंकरों में मुंतकिल किया है। उन्होंने फ्रांस से राफेल त्यारे भी खरीदे जो इंतहाई ताकतवर बंकर बस्टर ले जाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो इस बदलते हुए मंजरनामे को बगौर देखे। अगर ईरान जैसी पाबंदियों का शिकार कौम जदीद तरीन बंकर बस्टर तैयार कर सकती है तो पाकिस्तान की दफाई सनत के लिए भी इस शोबे में खुद कफील होना अशद ज़रूरी है। पाकिस्तान के पास पहले ही बर्क रफ्तार मिसाइल और राद एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल मौजूद है। अब अगर इन मिसाइलों के वार हेड्स में गहरी पेनिट्रेशन की सलाहियत डाल दी जाए जो ईरान ने GBU-57 से सीखी है, तो ये दुश्मन की दफाई हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर नकारा बना सकता है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल का सबसे अहम सबक क्या है? वो ये है कि जदीद जंगों में इतलात की बालादस्ती और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ कंट्रोल ही सब कुछ है। ज़रा गौर करें, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे जदीद सैटेलाइट नेटवर्क है। वो दुनिया में कहीं भी 1 इंच की हरकत भी देख सकता है, लेकिन फिर भी वो यमन में अपने सबसे बड़े रवायती बम को खोने के बाद इसे बर वक्त तबाह ना कर सका। इसकी वजूहात पर अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि GPS स्पूफिंग और सिग्नल जैमिंग में ईरान ने गैर मामूली महारत हासिल कर ली है। ईरान ने दरअसल 2011 में अमरीकी RQ-170 ड्रोन को भी GPS स्पूफिंग के जरिए ही उतारा था। इस तकनीक में ड्रोन या बम के GPS सिग्नल्स को नकली सिग्नल से बदल दिया जाता है, जिससे वो अपनी असल लोकेशन को कंफ्यूज कर बैठता है और उसे लगता है कि वो अपने बेस पर लैंड कर रहा है, जबकि हकीकत में वो दुश्मन के हाथ में जा रहा होता है। इम्कान यही है कि GBU-57 के साथ भी यही हुआ। FMU फ्यूज सिस्टम को शायद सिग्नल मिली कि हदफ दुरुस्त नहीं है या कंडीशंस पूरी नहीं हुई, इसलिए इसने खुद को गैर फाल कर लिया।
یہ سائبر وارفیئر اور کائنیٹک وارفیئر کا وہ خطرناک سنگم ہے جہاں $1 ملین کا سافٹ ویئر اربوں ڈالر کے ہتھیار کو بیکار کر سکتا ہے۔ GBU-57 بم بنانے کے لیے بوئنگ کمپنی نے خاص قسم کی سٹیل الوائے استعمال کی تھی۔ بم کی باڈی ون پیس کاسٹنگ ہے، یعنی یہ ایک ہی ٹکڑے میں ڈھالا گیا تھا جس میں کوئی جوڑ نہیں تھا۔ یہ ٹنگسٹن اور ڈپلیٹڈ یورینیم کا امتزاج بھی ہو سکتا ہے جو انتہائی کثیف اور سخت ہوتا ہے۔ جب یہ بم زمین سے ٹکراتا ہے تو اس کی کائنیٹک انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کنکریٹ اور چٹانوں کو موم کی طرح کاٹتا چلا جاتا ہے۔ ایران کے میٹلرجسٹ اب اس دھات کی ساخت کا تجزیہ کر چکے ہیں اور اسے اپنی پیداوار میں استعمال کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ دوسرا بڑا راز اس کا دھماکہ خیز مواد یعنی AFX 750 ہے۔ یہ عام TNT یا RDX کی طرح نازک نہیں ہے۔ جب بم انتہائی رفتار سے زمین میں گرتا ہے تو اس کے اندر کا مواد شدید ترین پریشر اور درجہ حرارت سے گزرتا ہے۔ عام دھماکہ خیز مواد اس پریشر میں پھٹ سکتا ہے یا بیکار ہو سکتا ہے، لیکن یہ خاص فارمولہ انتہائی مستحکم رہتا ہے اور پھر بالکل صحیح وقت پر ڈیٹونیٹ ہوتا ہے۔ تیسری اور سب سے اہم چیز گائیڈنس سسٹم ہے۔ اس بم میں GPS کے ساتھ انرشل نیویگیشن سسٹم بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر GPS سگنل جیم بھی ہو جائے تو یہ اندرونی جائروسکوپس اور ایکسیلرومیٹر کی مدد سے اپنی پوزیشن معلوم کرتا رہتا ہے۔ ایرانی انجینئرز نے اب یہ جان لیا ہے کہ امریکی انرشل نیویگیشن سسٹم کس فریکوینسی پر کام کرتا ہے اور اس کے الگوریدم کیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کے لیے کچھ اسباق ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ ہمیں اپنے اسٹریٹجک اثاثوں کی حفاظت کے لیے ہارڈنڈ اور ڈیپلی کیے گئے ٹھکانوں پر توجہ دینی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی دفاعی ضروریات کے لیے درکار پینیٹریٹر بم اور وار ہیڈز کی مقامی تیاری پر زور دینا چاہیے، جیسا کہ ہم نے JF-17 تھنڈر اور الخالد ٹینک کے ساتھ کامیابی سے کیا ہے۔ تیسرا اور بہت ضروری سبق سائبر وارفیئر کا ہے۔ پاکستان کو اپنی فضائی حدود اور اسٹریٹجک مقامات پر GPS سپوفنگ اور سگنل جیمنگ سے بچاؤ کے لیے جدید ترین اینٹی جیمنگ ٹیکنالوجی پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ یہ ٹیکنالوجی صرف دشمن کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ دشمن کے ڈرون اور گائیڈڈ بموں کو بھٹکانے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایران کی طرح ہمیں بھی اپنی اصلی GPS سسٹم کے متبادل کے طور پر گلوناس روسی یا بائیڈو چینی سیٹلائٹ نیویگیشن کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے تاکہ امریکی GPS پر انحصار کم کیا جا سکے۔ یہ کہانی صرف ایران اور امریکہ کی نہیں ہے، یہ اس نئے دور کی علامت ہے جہاں طاقت کا توازن اب صرف بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن ابھی جو ہے وہ آنے والے برسوں میں یکسر بدل سکتا ہے۔ آج ایران کے پاس جو صلاحیت آئی ہے وہ کل وہ دوسرے ممالک کے پاس بھی آ سکتی ہے۔ ہم ایک ایسی کثیر قطبی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی کسی ایک ملک کی جاگیر نہیں رہے گی۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک ڈیوائس کی ناکامی ایک سائنسی کامیابی میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی ایران سے اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے تعاون کرنا چاہیے یا ہمیں اپنا راستہ خود بنانا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو نیچے دیے گئے لائک کے بٹن کو پورے زور سے دبائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پوری قوم باخبر رہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔